कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जयपुर में सिया सिमरन को लेकर अपने घर आ गई। अंदर आओ। सिया ने शनाया को दरवाजे पर रुका देखकर कहा तो शनाया थोड़ी चेप गई। सारे रास्ते वो कश्मकश में डूबी रही थी और अब सिया के घर को देखकर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पिछले काफी लंबे वक्त से लोगों से उसका कोई मिलना जुलना नहीं था और ना ही किसी से कोई बातचीत थी। ऐसे में ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। शनाया को आगे बढ़ते ना देखकर सिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, ये जादुई दरवाजा नहीं है जो हमें यहीं खड़े खड़े अंदर ले चलेगा। हमें खुद ही चलकर अंदर जाना पड़ेगा। शनाया हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन सिया अब भी मुस्कुरा कर उसे देखते हुए अंदर ले गई। आओ, बोलते हुए उसने उसे हॉल में सोफे पर बैठाया। शनाया की नजर चारों ओर घूम रही थी। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से रख रखाव दिखाई पड़ रहा था। हॉल में ही सामने सिया और उसके माता पिता की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें तीनों बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। सिया की गोद में छोटा सा रॉकी उनका पालतू कुत्ता था, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। उसे जाने क्यों अपने परिवार की याद आने लगी। इस एक चीज के लिए ही तो कितना तरसती थी वो। क्या देख रही हो? सिया ने पूछा तो शनाया ने तस्वीर की ओर उंगली उठाते हुए उसे देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ, बाबा और वो रॉकी है। शनाया नम आंखों से मुस्कुरा उठी। तभी सिया की माँ किचन से बाहर आते हुए बोली, सिया, कितनी बार कहा है तुझे कि। बोलते बोलते सरिता जी रुक गई और आश्चर्य से शनाया को हॉल में बैठे देखने लगी। माँ, माँ ये मेरी दोस्त है। सिया ने मुस्कुराकर शनाया के पास बैठते हुए कहा तो शनाया उसे हैरानी से देखने लगी। कितने वक्त बाद किसी ने उसे अपना दोस्त कहा था। उनमें सबसे पहले नाम अभिजीत का था और आज सिया भी कहीं ना कहीं उसकी ही वजह से शनाया को अपनी दोस्त कह रही थी। सरिता जी अब भी असमंजस में उसे देखती रही तो सिया बोली, माँ ये 2 दिन यहीं रहेगी। सरिता जी ने एक नजर सिया को देखा और फिर वापस शनाया पर नजर जमा ली। शनाया ने झिझकते हुए उनके आगे दोनों हाथ छोड़कर अभिवादन किया तो उन्होंने भी हल्के से अपना सिर हिलाकर पूछा, पानी पियोगी? शनाया चुपचाप उन्हें देखती रही तो सिया बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, पिलाइए ना पानी। हाँ लाती हूँ। बोलते हुए वो फिर से किचन में चली गई और अब की बार 2 गिलास पानी लेकर बाहर आई। सिया ने एक गिलास शनाया को दिया और एक गिलास से खुद पानी पीने लगी। शनाया ने एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया और खाली गिलास को देखने लगी। और चाहिए? सरिता जी ने पूछा तो शनाया ने धीरे से सिर हिलाया और उन्होंने इस बार पानी का एक जग उसके सामने रख दिया। शनाया ने थोड़ा पानी और पिया और अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली। कुछ खाओगी? सरिता जी ने फिर शनाया से पूछा तो उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। क्यों नहीं खाएगी? माँ, आज कुछ अच्छा सा बनाना, बहुत भूख लगी है। सिया ने फरमाइश की तो सरिता जी उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कौन सा पहाड़ उठाकर आ रही है तू जो तेरे लिए अच्छा खाना बनाओ? और वैसे भी रोज भी अच्छा ही खाना बनता है। तुम रोज के लौकी टिंडे को अच्छा बोल रही हो? सिया ने कहा तो सरिता जी उसे घूरते हुए बोली, तो क्या रोज तेरे लिए हलवा पूरी बनाऊं? ओहो माँ, कितना गुस्सा करती हो तुम। सिया उठकर उनके पास आ बैठी। काम भी तेरे ऐसे ही होते हैं। सरिता जी ने भी बराबर से सुनाया। शनाया सामने बैठी दोनों की नोक झोंक देख रही थी। कितना प्रेम था इस नोक झोंक में भी। दोनों में से एक भी प्रेम के बोल नहीं बोल रहा था, फिर भी दोनों में अपार प्रेम दिखाई पड़ रहा था। अच्छा चल, मेरी थोड़ी मदद कर दे। बोलते हुए सरिता जी ने उसे किचन में आने का इशारा किया और खुद किचन की ओर बढ़ गई। शनाया, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। सिया ने बड़े प्यार से कहा तो शनाया ने भी हामी में सिर हिला दिया। रिहब सेंटर की तुलना में घर का माहौल उसे एक अलग सी ठंडक दे रहा था। सिया के किचन में आते ही सरिता जी उसे घूरते हुए बोली, तेरी समाज सेवा कब खत्म होगी? माँ, सिया उनकी बात सुनकर कुछ बोलने को हुई ही थी कि वो हाथ में पकड़ी कच्ची उठाते हुए बोली, अब एक भी छूट नहीं, मैं तेरी सारी दोस्तों को जानती हूँ। माँ, ये अभी अभी। सिया ने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया तो सरिता जी उसे घूरते हुए बोली, तुम मुंबई गई थी उसे दोस्ती करने? सिया सकपका कर उन्हें देखने लगी तो वो बोली, अखबार, न्यूज चैनल, हर तरफ इस लड़की के चर्चे हैं। ये वही मॉडल है ना? क्या नाम बताया? शनाया। सिया ने आहिस्ते से कहा तो सरिता जी बोली,
हाँ वही शनाया। धीरे बोलो ना माँ, वो सुन लेगी। सिया ने आहिस्ते से कहा तो सरिता जी उसे घूरते हुए बोली, ये मेरा घर है और मैं किसी भी आवाज में बात कर सकती हूँ, पर माँ उसे जरूरत है हमारी। सिया ने प्यार से अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा और धीरे से कच्ची छुड़ाकर स्टैंड पर रख दी। सबसे पहले उनके हथियार को दूर करना ही समझदारी थी। और ये जरूरत मुंबई से जयपुर कैसे तेरे पास आई? सरिता जी ने उसे चुमकित होकर देखा तो वो बोली, वो 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 अभिजीत की दोस्त है माँ। अभिजीत का नाम सुनते ही सरिता जी का दिमाग घूम गया और वो बोली, वही अभिजीत, मालती दीदी का बेटा। सिया ने जवाब दिया, हाँ माँ। तू सच सच बता सिया, चल क्या रहा है? तेरी अभिजीत से कब से इतनी बात होती है कि वो इसके लिए मदद मांगने तेरे पास आया और तू भी उसकी मदद करने दौड़ पड़ी? सरिता जी को डर लगने लगा। क्या माँ, तुमने ही मिलवाया था और तुम ही शक कर रही हो? सिया उनकी बात पर झल्ला उठी। हाँ मिलवाया था, मगर शादी के लिए, और अब देख, तूने उसे छोड़कर हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला लड़का पसंद कर लिया और बोलती है वो अभिजीत नहीं है बल्कि कोई और है। सरिता जी सिर पकड़ते हुए बोली, तुम कहाँ की बात कहाँ छोड़ रही हो माँ? अभिजीत अलग है और विराट अलग। सिया ने परेशान होकर कहा तो सरिता जी बोली, अरे अगर उसी शक्ल से प्यार होना था तो अभिजीत से कर लेती, कम से कम जाने पहचाने लोग तो हैं। हाँ बस पैसा थोड़ा कम होगा उनके पास विराट के परिवार की तुलना में। कुछ सोचते हुए सरिता जी बोली तो सिया उन्हें देखते हुए बोली, माँ मुझे विराट के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बोलते ही सरिता जी उसे देखने लगी तो सिया आगे बोली, और ना ही खुद विराट को है, उसे तो मालूम तक नहीं है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक है। शायद यही पैसा उसका दुश्मन बन चुका है। क्या मतलब, कैसी दुश्मनी? सरिता जी चौकन्नी हो गई लेकिन साथ ही सिया भी होश में आ गई और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करते हुए बोली, मतलब छोड़ो तुम, बस इतना समझ लो कि अभिजीत और मेरा कुछ नहीं होना। वो तो उसी दिन समझ गई थी जब विराट का परिवार यहाँ आया था। सरिता जी मुंह बनाकर बोली, क्या मतलब? सिया चौंक गई तो सरिता जी बोली, मतलब कि विराट की फिक्र देखी थी तेरे लिए मैंने, और उस दिन के बाद से तू भी खोई रहती है। वैसे उसका छोटा भाई भी अच्छा है और पिता भी सज्जन लगे हमें, बस एक माँ ही अजीब है। तू संभल कर रहना उनसे। फिकर नॉट माँ, मेरा नाम भी सिया है। सासू माँ को लाइन पर ना ला दिया तो नाम बदल देना मेरा। सिया कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर बोली, अभी से सासू माँ? सरिता जी उसके कान मरोड़ते हुए बोली तो सिया कराहते हुए बोली, माँ छोड़ो ना, लग रही है। बहुत मस्ती चढ़ी है ना तुझे, रुक तो। माँ उसे डांटते हुए बोली तो सिया खुद को छुड़ाकर उनके गले लग गई और बोली, तुम मेरी फिक्र मत करो माँ, अच्छे अच्छों को लाइन पर लाई है तुम्हारे सिया। हाँ अब बस तू खुद लाइन पर कब आएगी ये नहीं मालूम। सरिता जी सिर हिलाते हुए बोली तो सिया एक प्लेट में नाश्ता निकालते हुए बोली, इस उम्मीद में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी माँ, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी नहीं पूरी होने वाली। थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की में। सरिता जी नाराजगी में बोली तो सिया बोली, चलो अब मैं तुम्हारी डांट उधार पर डालकर जा रही हूँ। शनाया अकेली बैठी होगी, तुम कुछ अच्छा सा बनाओ, बाकी की तुम्हारी डांट मैं बाद में आकर सुनूंगी। शनाया जो कुछ देर पहले उनकी बातों की आवाज सुनकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी, वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आ गई। सिया और उसकी माँ को देखकर जाने क्यों उसे भी आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। शनाया सिया के आने से पहले ही वापस सोफे पर जा बैठी। हालांकि आंसू को पोंछ लेने के बावजूद उनकी नमी बरकरार थी। सिया उसके पास आते हुए बोली, ये लो शनाया, ये खाकर बताओ कैसा है। ये क्या है? शनाया ने उसके हाथ में प्लेट देखते हुए पूछा तो सिया मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ की स्पेशलिटी भाकर वड़ी। शनाया ने धीरे से हाथ बढ़ाकर एक डाली, पर सिया की निगाह से उसकी नम आंखें बच ना सकी। वो बोली, जल्दी खाओ। हम्म। शनाया ने हामी भरते हुए उसे अपने मुंह में डाल लिया। कैसा है? सिया ने उत्सुकता से पूछा तो शनाया ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है। सिया ने कहा और शनाया के हाव भाव परखने लगी जो साफ साफ उसके चेहरे पर उभरता हुआ दर्द दिखा रहे थे। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी माँ भी तो कुछ ऐसा बनाती होगी ना जो तुम्हें बहुत पसंद हो। सिया ने मौका देखकर उससे उसके अतीत के राज खोलना शुरू कर दिए।
शनाया दर्द से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी माँ मेरे बचपन में ही चली गई, इसलिए मुझे याद ही नहीं कि मुझे क्या पसंद था और वो क्या अच्छा बनाती थी। कोई बात नहीं, सिया ने कहा और बोली, और कौन था फैमिली में? शनाया ने उसे एक नज़र देखा तो सिया अपनी बात को संभालते हुए बोली, नहीं, वो तुम अपनी फैमिली फोटो के लिए इतनी परेशान हुई ना, इसलिए पूछा। नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। शनाया कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर खुद से बोली, बड़ी बहन है, वही सब कुछ थी मेरा। लेकिन उसकी भी शादी होने के बाद धीरे धीरे वो अपने घर में बिजी हो गई। अच्छा, यू मीन उनके हस्बैंड और बच्चे? सिया ने पूछा तो शनाया ने सिर हिलाया। उनका भरा पूरा परिवार है तो तुम्हें तो अच्छा ही लगता होगा। बच्चों वाला घर कितना खिलखिलाता है। सिया एक डोरी पकड़कर उस पर आगे बढ़ती जा रही थी। बच्चों से मिलने की परमिशन नहीं थी, शनाया ने कहा तो सिया आश्चर्य से बोली, क्यों? शनाया अब की बार चुप ही रही तो सिया खुद से आकलन करते हुए बोली, तुम्हारी मॉडलिंग की वजह से। शनाया ने धीरे से सिर हिला दिया। और तुम्हारे पापा? सिया ने पूछा तो शनाया का चेहरा क्रोध से पर उठा और वो बोली, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? सिया अब भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन शनाया की आंखें भर आई। ये देखकर सिया को बुरा लगने लगा और उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो कुछ बोलती उतने में सिया की माँ बाहर आते हुए बोली, सिया, तेरे बाबा से फोन करके बोलना कि आते आते दूध ले आए, पास की डेयरी बंद रहेगी कुछ दिन। सिया उठकर अपना फोन लेने गई थी कि दरवाजे से बाबा की आवाज आई, सिया, बाबा आ गए। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से उनकी ओर चल दी। ये दूध, उन्होंने सिया के हाथ में उसे देते हुए कहा। आज ज्यादा समय तो नहीं हुआ तुझे लौटने में, वरना तेरी माँ फिर से मेरा सिर खाएगी। सिया मुस्कुराकर बोली, नहीं, बल्कि आज जल्दी आई थी। शुक्र है। बाबा ने चैन की सांस ली तो सिया बोली, अभी से शुक्र मत मनाओ। बाबा ने झटके से उसे देखा और बोले, आज क्या करके आई है तू? करके नहीं, लेके आई हूँ। सिया ने फुसफुसाकर बाबा से कहा तो बाबा ने आंखें मीचते हुए कहा, आजकल तेरी हर मुसीबत घर तक ही आती है। क्या खुशबू से चल रही है दोनों बाप बेटी में जब से? जब दोनों को काफी देर अंदर आते नहीं देखा तो सरिता जी का पारा चढ़ने लगा। अरे कुछ नहीं, वो सिया को बता रहा था कि आज उसके ससुराल से फोन आया था। कैलाश जी के कहते ही सरिता जी के साथ साथ सिया ने भी आश्चर्य से उन्हें देखा। क्या बोल रहे थे? फिर से कोई गड़बड़ की क्या इसने? सरिता जी अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों को संभालने का प्रयास कर रही थी और सिया, उसे तो अपनी धड़कन ही बंद होती लग रही थी। नहीं, बस यशवंत जी ने सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। कैलाश जी बोले तो सरिता जी चौंकते हुए बोली, कब? 12 दिन बाद। जैसे ही वो बोले वैसे ही सरिता जी और सिया जोर से चीखे। क्या? इस पर सरिता जी ने सिया की ओर देखते हुए कहा, तो क्यों चिल्ला रही है? तूने ही तो पसंद किया है लड़का, अब क्या दिक्कत है तुझे? नहीं, पर इतनी जल्दी? सिया हकलाकर बोली तो कैलाश जी बोले, यशवंत जी जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शायद विराट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। कह रहे थे कि सगाई होने के बाद सब बच्चों की मर्जी होगी, लेकिन उससे पहले हम ये सब तय कर ले तो अच्छा रहेगा। ये बोलते हुए उन्होंने हॉल में बैठी शनाया को देखा तो समय नहीं लगा उसे पहचानने में और बोले, ये लड़की तो बाबा, शनाया मेरी दोस्त है। सिया ने तुरंत ही कहा तो बाबा ने आश्चर्य से पहले उसे देखा, फिर उसकी माँ को, जिनकी आंखों में गुस्सा था। ये देखकर वो समझ गए कि आज सिया किस बात के लिए आगाह कर रही थी उन्हें। उनका भी चेहरा थोड़ा तो उतर चुका था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभालते हुए एक मुस्कान दी और कहा, अच्छा। वो अंदर आए तो सिया की मम्मी ने उन्हें किचन में आने के लिए इशारा किया, जिसका पालन करते हुए वो बोले, तुम लोग बात करो, मैं अभी आया। सिया के बाबा के अंदर जाते ही सरिता जी बरस पड़ी, मैं इस लड़की का क्या करूं? क्या हुआ? बाबा ने बड़े आराम से कहा, हालांकि वो गंभीरता समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो संयम से काम लेने वालों में से थे। देखा नहीं, वो उस लड़की को घर ले आई। सरिता जी ने नाराजगी में कहा तो बाबा बोले, ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। कितनी समझ है उसमें, पता है ना आपको? सरिता जी भी पढ़ते हुए बोली तो कैलाश जी ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, शांति रखो, ये लड़की मुझे जल्दी ही शांति दे देगी जीवन से।
बोलते हुए सरिता जी ने पल्ला कमर में खोसते हुए फिर से काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की क्रिमिनल नहीं है, हो सकता है उसे जरूरत हो तो सिया घर ले आई है, लेकिन सिया बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। बाबा ने उन्हें समझाया तो वो बोली, बस सोचती ही तो उल्टा है ये लड़की, जाने क्या होगा अब विराट का। है? बाबा उनकी आखिरी बात पर आश्चर्य से बोले तो वो बोली, अब उसी को तो झेलना है उम्र भर। बाबा उनकी बात पर सिर हिलाते हुए चले गए। सिया शनाया के पास बैठी तो शनाया उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी शादी होने वाली है? तुमने सुन लिया? सिया ने आश्चर्य से पूछा तो वो बोली, तुम्हारे बाबा ने कहा तो। हाँ, होने तो वाली है। सिया खोए हुए बोली तो शनाया मुस्कुराकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काश सच में बधाई के लायक खबर होती है। सिया बोली तो शनाया हैरानी से बोली, मतलब कुछ नहीं, ये बताओ। सिया उसकी बात काटते हुए बोली ही थी कि उसका फोन बज उठा। अभिजीत का नाम देखकर सिया की नजर शनाया की तरफ गई और शनाया की नजर भी उसके मोबाइल पर जाते ही खुशी से भर उठी। हाँ अभिजीत बोलो, सिया ने उसका फोन उठाते हुए कहा तो शनाया बेसब्री से उसे देखने लगी। पहली बार ऐसा लगा कि उसका भी कोई है जिससे बात करने की उसकी तीव्र इच्छा जागी थी। क्या? सिया चौंक गई और तुरंत रिमोट उठाते हुए टीवी खोलकर बैठ गई। न्यूज में खबर चल रही थी कि मशहूर अभिनेत्री महिमा सिंह ने शनाया का साथ देते हुए अपनी आप बीती बताई और संजीव चतुर्वेदी के किरदार का पर्दाफाश किया। इस खबर ने शनाया को भी अपनी ओर आकर्षित किया। शनाया एकटक यह खबर देखने लगी। सिया भी कान पर फोन लगाए उसे देखने लगी। अभिजीत ने उससे कुछ कहा तो सिया ने फोन शनाया की ओर बढ़ा दिया। शनाया ने उसे देखा और फिर फोन लेकर कान पर लगा लिया। न्यूज देखी? सामने से अभिजीत ने उसे सवाल किया तो शनाया ने कहा, हाँ। बस अब अपने दिल को सुकून पहुंचा लो, जल्दी ही इसके बुरे दिन आने वाले हैं। अभिजीत ने उसे आश्वासन दिया। ये सब तुमने किया? शनाया ने पूछा तो अभिजीत बोला, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन शायद किस्मत भी यही चाहती है तुम्हारे साथ इंसाफ हो, इसलिए जरिया बन गया। महिमा सिंह से कैसे मिले तुम और वो तैयार कैसे हुई? शनाया ने पूछा तो अभिजीत बोला, कुछ खास नहीं, वो आई थी अपने परिवार के साथ कुछ दिन के लिए और उनके बच्चे की मैंने अनजाने में जान बचा ली। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि संजीव चतुर्वेदी का एक शिकार वो भी रह चुके हैं, इसलिए बदले में उन्होंने मेरी ये मदद कर दी। तुमने ये सब मेरे लिए किया? शनाया का दिल भर आया। एक मुद्दत बाद किसी ने उसे दुनिया के सामने सही साबित किया है। उसे दुनिया के सामने सिर झुकाकर भागने के लिए नहीं, बल्कि सिर उठाकर उसके सामने जाने के लिए रास्ता खोला था। कह सकती हो अभिजीत ने जाने क्यों आज सच बोला। उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर वो उससे बड़े प्रेम से बात कर रहा था। हालांकि उसका लहजा अब भी ये साबित करने के लिए काफी था कि वो अभिजीत है। शनाया का दिल भर आया और वो बोली, थैंक यू। सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हो? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, हाँ। तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अभिजीत ने कहा तो एक पल के लिए शनाया डर गई। कड़वे अनुभवों से गुजरी हुई थी वो। पहले दिमाग में ख्याल भी डर का ही आता था, लेकिन जो कुछ अभिजीत ने उसके लिए किया है, अब उसके बाद वो कुछ भी मांग ले वो पीछे नहीं हटेगी। मंजूर? उसने अपने दिल को मजबूत करते हुए कहा तो अभिजीत बोला, तुम अपनी पूरी ताकत लगाओगी इन सब से बाहर आने के लिए। रिहैब सेंटर में कई लोग अच्छे होकर स्वस्थ जिंदगी गुजर कर रहे हैं आज। तुम भी बहुत जल्दी इस लत से बाहर आ जाओगी और एक अच्छी जिंदगी जी पाओगी। सिया तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। मैं ठीक होकर करूंगी क्या अभिजीत? कौन है मेरा जिसके लिए मैं ठीक हूँ? शनाया के चेहरे पर उदासी आ गई। सिया के परिवार को देखकर उसके मन में एक खालीपन और भरने लगा था। उसकी इस बात पर सिया भी उसे देखने लगी, लेकिन अपेक्षा के विरुद्ध। अभिजीत ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार करेगा तो क्या काफी होगा? शनाया उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई और हैरानी से बोली, कौन? मुझे अब तक अपना दोस्त नहीं माना तुमने? अभिजीत ने पूछा तो शनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तो फिर करोगी ना अपनी पूरी कोशिश? अभिजीत ने पूछा तो शनाया ने कहा, हाँ करूंगी। उसकी बात सुनकर अभिजीत के चेहरे पर सुकून और सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वेदांत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था।
आरोही के साथ हुई आखिरी बात बार बार उसके जहन में ताज़ा हो रही थी। आखिर उसका किरदार था ही ऐसा कि हर कोई उसके बारे में ऐसा ही बोलता था। लेकिन जाने क्यों आरोही का ये सब कहना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। वो उसे अच्छी लगी थी और कब बहुत अच्छी लगने लगी ये उसे पता ही नहीं चला। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी जो अब तक उसकी जिंदगी में रही थी। एक समझदार जिम्मेदार सी लड़की, काम के लिए समर्पित, रिश्तों के लिए समर्पित। वो उससे बहुत प्रभावित था। यूं तो सिया के साथ वो हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन आरोही के साथ हमेशा उसकी बात काम की गंभीरता के साथ ही रही। उसके साथ वो कुछ अलग महसूस करता था, ये जानते हुए भी कि उसकी शादी तय है, ये जानते हुए भी कि वो उससे उम्र में 2-3 साल बड़ी है, ये जानते हुए भी कि वो दोनों कितने अलग हैं। वो खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से कभी नहीं रोक सका था, लेकिन फिर भी उसने कभी ये नहीं चाहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। ये अलग बात थी कि समक्ष उसे कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उसने आरोही के साथ किया था, वेदांत का दिल किया था कि उसका मुंह तोड़ दे। वो अपनी सोच में ही डूबा था कि विराट उसके कमरे में आया और बोला, वेदांत हमें निकलना है। वेदांत उसके अचानक आने से चौंक गया और बोला, क्या हुआ भाई? हमें निकलना होगा, विराट ने कहा तो वेदांत ने चौंकते हुए कहा, कहाँ? मुंबई। विराट ने जवाब दिया तो वेदांत आश्चर्य में बोला, मुंबई? लेकिन क्यों? मेरा मतलब अचानक मुझे सिमरन को लेकर आना होगा। विराट ने धमाका किया तो वेदांत भी हिल गया। उसने सोचा था सिया सब संभाल लेगी और इस सगाई के बाद विराट सिमरन से दूर और सिया के करीब हो जाएगा, लेकिन उसका पूरा प्लान चौपट होते नजर आ रहा था। मेरी बात सुनिए भाई, वेदांत ने कहा तो विराट बोला, अभी नहीं, बहुत मुश्किल से मौका मिला है। मतलब? वेदांत ने बाहें सिकोड़ते हुए पूछा तो वो बोला, डैड एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, मैंने कह दिया कि मैं हैंडल कर लूंगा। अब उसी के लिए हम मुंबई निकलेंगे और बाद में सिमरन? वेदांत ने पूछा तो विराट ने हामी में सिर हिलाया। आपने उनसे बात की? वेदांत ने पूछा तो विराट बोला, नहीं, अब सीधे उसके घर वालों से बात करूंगा और फिर उसे साथ लाकर डैड से सच बता दूंगा। सिया को भी इस मुसीबत से निकालना है। मुसीबत से निकालना नहीं, मुसीबत में डालना हुआ ये तो। वेदांत पर बढ़ाया तो विराट बोला, तुम चल रहे हो? मैंने डैड से कह दिया है, या फिर मैं अकेले जाऊं? नहीं नहीं, मैं चलूंगा साथ में। वेदांत हड़बड़ाते हुए उठ गया। वो किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं जाने दे सकता था। आज रात को निकलेंगे हम, विराट बोलते हुए चला गया और वहीं वेदांत थम से बिस्तर पर बैठ गया। विराट के निकलते ही रमा जी खामोश कदमों से अपने कमरे में आ गई और बोली, इसका मतलब विराट सिया से नहीं किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर ये सिया का क्या मामला है? मुझे जल्दी से जल्दी विराट के सिग्नेचर लेने होंगे। इधर सिया के घर पर शनाया सिया के परिवार के बीच बैठकर खाना खा रही थी। वो सबके बीच थोड़ी असहज थी, लेकिन जाने क्यों फिर भी रोज की तुलना आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। दवाई के साथ साथ उसे माहौल भी एकदम पारिवारिक मिला था। सिया का उसके माँ बाबा के साथ स्नेह देखकर उसे मन ही मन अपने घर परिवार की भी याद आ रही थी। न्यूज चैनल में तेजी से महिमा सिंह का वायरल वीडियो प्रसारित हो रहा था। टीवी देखते हुए सरिता जी बोली, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। मतलब लड़कियों की जिंदगी को तो मजाक समझ रखा है। ऐसे लोगों को तो सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। उसके बाबा भी शांत मगर गंभीरता से बोले। इस बीच सिया की नजर बराबर शनाया पर ही थी। वो उसे देखते हुए बोली, क्यों नहीं होगी? शनाया और महिमा सिंह दोनों के बयानों के बाद अब तो पब्लिक खुद ही उसके इस चेहरे से रूबरू हो चुकी है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो ऐसे इंसान को सजा दिलाने आगे बढ़ी। सिया के पापा ने कहा तो शनाया ने आश्चर्य से उन्हें देखा। और नहीं तो क्या, बल्कि ऐसे लोगों का तो सबके सामने ही पर्दाफाश करना चाहिए, ताकि आने वाली नई लड़कियों को भी जागरूकता मिले। सरिता जी बोली तो शनाया ने कहा, वो बहुत ताकतवर इंसान है आंटी, इसलिए डर के कारण मैं हमेशा उससे भागती ही रही। शनाया आखिरकार अपना पक्ष रखने की हिम्मत जुटा पाई। हम समझते हैं बेटा, तुमने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला काम है। खुद महिमा सिंह जैसी बड़ी अभिनेत्री भी इतने वक्त तक चुप रही और बोली भी तो अब, जब तुमने पहल की।
ऐसे में तुम मुझसे भी ज्यादा हिम्मत वाली और बहादुर हो। सिया के बाबा ने मुस्कुराकर शनाया से कहा। शनाया को जाने क्यों पहली बार पिता जैसे स्नेह महसूस हुआ, जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। आपके जैसे पिता नहीं थे ना मेरे, वरना उस राह पर कभी भटकती ही नहीं। शनाया की आंखों में आंसू छलक उठे और सिया के माँ बाबा दोनों शनाया को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। सिया को खुद इसी मौके की तलाश थी। सिया के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, क्या करते थे तुम्हारे पिता? जी वो, शनाया थोड़ा असमंजस में पड़ गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, एक बहुत बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी थे। कब देहांत हुआ उनका? सिया के पिता ने पूछा तो वो झिझकते हुए बोली, जी वो जिंदा हैं। सिया के माता पिता हैरानी से उसे और फिर सिया को देख रहे थे। अगर वो जिंदा है तो तुम अपने घर पर क्यों नहीं हो? सरिता जी ने पूछा तो शनाया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बस ये समझ लीजिए उनका मेरा रिश्ता ना के बराबर था। ऐसा कहने से रिश्ते टूटते थोड़ी हैं। सरिता जी ने उसे प्यार से समझाया तो शनाया उनकी ओर देखते हुए बोली, दुनिया में सब लोग आपके जैसे क्यों नहीं होते आंटी? क्यों हर तरफ लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं? उसकी बात सुनकर सरिता जी का भी दिल पसीज गया और वो प्यार से बोली, शायद अच्छाई और बुराई का फर्क बने रहने के लिए। आपकी सिया बहुत अच्छी है, मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने घर तक ले आई। अब समझ आया कि क्यों वो इतनी अच्छी है। आप दोनों इतने अच्छे हैं शायद इसीलिए, और मैं इसलिए ऐसी हूँ क्योंकि मेरे पिता। बोलते हुए वो रुक गई। सिया के बाबा को भी उस पर तरस आ रहा था। वो सरिता जी को देखकर इशारा करने लगे। सरिता जी ने उठकर उसे गले से लगा लिया और बोली, तुम भी बहुत अच्छी हो, खुद के लिए बुरा नहीं सोचते बेटा। तुमने तो कितनी लड़कियों के लिए एक अच्छा रास्ता खोला है, तो तुम बुरी कैसे हो सकती हो? शनाया उन्हें आज से देखने लगी जैसे वो पूछ रही हो कि क्या वो सच कह रही है, लेकिन बदले में सरिता जी मुस्कुराकर बोली, 100% सच। ये सुनकर शनाया मुस्कुरा दी। शनाया कब तक रुकेगी यहाँ? सिया के बाबा ने पूछा तो सिया बोली, कल और रहेगी बाबा। क्या उसका इलाज यहाँ रहकर नहीं हो सकता? बाबा ने सिया से पूछा तो सिया ने शनाया की ओर देखा, जैसे उसके मन की बात जानना चाहती हूँ, लेकिन शनाया खुद ही बोल उठी, नहीं अंकल, पता नहीं कब तक मेरा इलाज चलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे यहाँ आकर बहुत वक्त के बाद एक अपनापन लगा है, इसलिए इसे बने रहने दीजिए। चलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर शनिवार इतवार तुम्हें यहाँ आना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बना दिया करूंगी, तुम्हें भी घर का खाना मिल जाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ रहने का मौका। इस बार सरिता जी ने कहा तो शनाया को बहुत खुशी हुई। सप्ताह में 2 दिन माँ बाबा के साथ रहने का लालच उसे बाकी के 5 दिनों में बल देता रहेगा। सिया, सरिता जी ने अब की बार सिया की ओर देखकर पूछा तो वो बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप सब? शनाया ने घबराकर उसे देखा, लेकिन सिया जोर से हंस पड़ी और बोली, कहाँ तो मैं शनाया के लिए डर रही थी और कहाँ आप सब आपस में खुद ही इतने घुल मिल गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर शनाया हर हफ्ते घर पर आएगी, मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी। शनाया मुस्कुरा उठी और बाकी सब भी संतुष्ट हो उठे। शनाया को अभिजीत की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि वो क्या करेगी ठीक होकर, लेकिन अब एक के बाद एक उसके जीवन में लोग जुड़ते जा रहे थे, जिससे उसे हिम्मत मिलती जा रही थी। सबका खाना हुआ तभी सिया का फोन बज उठा। वेदांत कॉलिंग देखकर सिया ने उठते हुए कहा, मैं आती हूँ। हाँ वेदांत बोलो, सिया ने कहा तो वेदांत परेशानी भरी आवाज में बोला, क्या बोलूं भाभी, हमारी तो बनी बनाई खिचड़ी खराब होने को है। एक तो तुम ये गोल गोल बातें करना बंद करो, साफ साफ बताओ बात क्या है? सिया ने चिल्लाते हुए पूछा तो वेदांत बोला, आपके प्रिय पतिदेव आपको छोड़ अपनी महबूबा के दीदार करने के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब? सिया ने घबरा कर पूछा तो वेदांत बोला, अरे सिमरन से ले जा रहे हैं या यूं कहिए उसे लेने जा रहे हैं क्या? सिया की होश पूरी तरह उड़ गए। जी हाँ, वेदांत ने कहा तो सिया बोली, और तुम क्या कर रहे थे, रोक नहीं सकते थे उसे? मेरे तो सारे प्रयास विफल हो गए और इसलिए आपको खबर कर रहा हूँ, अब वो किसी हालत में नहीं रुकने वाले। वेदांत ने कहा तो सिया के पसीने छूटने लगे। और कुछ घर में अनयूजुअल एक्टिविटी? सिया ने पूछा तो वेदांत बोला, अभी तक तो नहीं। विराट की मेडिसिन? सिया ने पूछा तो वेदांत बोला, सब मेरे पास हैं और मैं खुद उन्हें सब दे रहा हूँ।
इसलिए कुछ ज्यादा ही जल्दी ठीक हो रहा है। सिया कुटते हुए बोली तो वेदांत ने पूछा, क्या? कुछ नहीं, सिया बोली। फोन रखो और सोचने दो मुझे कुछ। जो भी सोचना है जल्दी सोचिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। वेदांत ने उसे चेताया तो सिया बोली, तुम मुझे डराओ मत। आपको डर भी लगता है? वेदांत ने पूछा तो सिया बोली, पहले इस मुसीबत से निपट लूं फिर तुमसे निपटूंगी। सिया खुद को सामान्य करते हुए सबके पास आई तो सबके चेहरों पर खुशी देखकर वो अपनी टेंशन मन में ही दबा गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल जारी ही थी। उधर मुंबई में अरुण सलोनी को लेकर पहुंचा तो बाहर का नजारा देखकर सलोनी की आंखों में चमक आ गई। अरुण ने गाड़ी रोकी तो सलोनी ने 2 बार अपनी पलकें पूरी पूरी झपकाई और फिर उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ? चलना नहीं है? अरुण ने उसे मुस्कुराकर पूछा तो सलोनी उसे अविश्वास से देखते हुए बोली, ये मेला कब लगा? कल से ही लगा है, 1 हफ्ते के लिए। अरुण मुस्कुराया तो सलोनी बोली, मुझे कैसे पता नहीं चला? तू अपनी ही दुनिया में तो खोई थी इस बार। अरुण ने कहा तो सलोनी सोचने लगी कि पिछले दिनों अभिजीत और उसके रिश्ते को लेकर वो इतनी उदास थी कि हर चीज से उसका मन हटने लगा था। बस एक अरुण का साथ इस वक्त उसे भा रहा था। पिछली बार तो कई दिन पहले से गा रही थी। अरुण ने उसे चुनाया तो उसे याद आया कि पिछली बार अभिजीत के कितने पीछे पड़ी थी वो इस मेले में आने के लिए, लेकिन अभिजीत के पास समय ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेले के आखिरी दिन लड़ झगड़ कर काके से सिफारिश लगवाकर वो अभिजीत को अपने साथ ले आई थी। अरुण इस बात से अच्छी तरह परिचित था। इस बार अरुण खुद उसे इस जगह ले आया था। चले? अरुण ने पूछा तो सलोनी की तंद्रा भंग हुई और उसने धीरे से सिर हिला दिया। मेले में विभिन्न प्रकार की चीजों के स्टॉल लगे थे, कुछ खाने पीने तो कुछ झूलों के भी थे, जिन्हें देखकर सलोनी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसे हमेशा से घूमने फिरने का बहुत शौक था, जिसमें ये साल में एक बार लगने वाला मेला वो कभी भी नहीं छोड़ती थी। वो अरुण के साथ आहिस्ता से चलते हुए बोली, तुम्हें किसने बताया कि मुझे इस मेले का इंतजार रहता है? मुझे आज तक तेरे बारे में किसी ने कुछ बताया ही तो नहीं। अरुण ने कहा तो सलोनी उसे देखने पर मजबूर हो गई। बदले में आहिस्ता से अरुण बोला, फिर भी देख कितना ढीठ हूं मैं, किसी के ना बताने के बावजूद भी सब पता है तेरे बारे में। सलोनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर नजरें घुमाकर सामने चलने लगी। ऐसा नहीं था कि उसके अल्फाजों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बस वो वक्त की धारा के साथ चलना चाहती थी, ना कि बहकना। अभिजीत के लिए दिल में जो प्यार था उसे भुला पाना उसके लिए शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन जो जगह अब अरुण की बनने लगी थी वो कहीं ना कहीं अभिजीत की उस जगह पर अपना आधिपत्य जमाने लगी थी। अरुण भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए वो बात बेबाद अपने दिल की बात रखने से हिचकता नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर कुछ थोपता भी नहीं था। ये सिर्फ उसका प्यार था, उसके हिस्से का प्यार था, जहां सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। क्या सोच रही है? अरुण ने उसे खामोश देखकर पूछा तो सलोनी खुद को संयत करते हुए बोली, कुछ खास नहीं, बस सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। कुछ खाने से? अरुण ने उसे सामने चाट की दुकान दिखाई तो सलोनी मुस्कुरा दी। सलोनी को उसकी पसंद की चाट खिलाकर जब वो आगे बढ़ा तो सलोनी झुमके और कंगन की दुकान पर अटक गई। लड़कियों का अच्छा खासा जमावड़ा था वहां। सलोनी ने अपने लिए कुछ झुमके पसंद किए और उन्हें अरुण को दिखाते हुए बोली, देखो अच्छे लगेंगे ना? अरुण मुस्कुराकर उसे देखने लगा। अब वो क्या बताता कि उसे तो सलोनी हर हाल में पसंद है, चाहे कोई साजो श्रृंगार हो या ना हो। उसने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। उसके बाद सलोनी ने कुछ और सामान खरीदा और फिर काउंटर की ओर बढ़ गई। कितना हुआ भैया? सलोनी ने सब दुकानदार के सुपुर्द करते हुए कहा तो उसने सारा सामान पैक करते हुए कहा, 450। सलोनी ने अपना पर्स खोला ही था कि अरुण ने दुकानदार के आगे रुपये बढ़ा दिए और उसका सामान ले लिया। अरे मैं दे रही थी ना? सलोनी ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा तो वो बोला, लाया मैं हूं ना, तो बस आज का सब खर्चा मेरा। ऐसे तो लुट जाओगे तुम। सलोनी ने हंसते हुए अपना सामान उसे लेते हुए कहा तो अरुण उसे प्यार से देखते हुए बोला, बहुत पहले ही लुट चुका हूँ। सलोनी एक बार फिर उसे देखने पर मजबूर हो गई। वो उसके जज्बात समझ रही थी और जाने क्यों अरुण का कुछ भी कहना उसे बुरा नहीं लग रहा था। खामोशी से आगे बढ़ते हुए उसने कुछ मोजड़ी और दुपट्टे भी खरीदे। काफी देर घूमने के बाद अरुण बोला, अब भी कुछ बाकी है?
लगभग पूरा मेला वो लोग घूम चुके थे और अब अंधेरा गिरने के साथ मौसम ने भी करवट ले ली थी। घने बादल छाने से उसे घर के लिए निकलना सही लगा, लेकिन सलोनी बोली, अभी नहीं, अभी तो झूले बाकी हैं। उसने इतने बचपने से कहा कि अरुण इनकार नहीं कर सका और सलोनी के लिए टिकट खरीद लाया। मैं अकेली बैठूंगी क्या? सलोनी ने एक टिकट उसके हाथ में देखते हुए कहा तो अरुण बोला, देख, ये मुझसे नहीं होगा, ये सब बच्चों वाले काम मुझे नहीं पसंद। सब लोग तो हैं, बच्चे बड़े, देखो। हाँ, बस सीनियर सिटीजन ही नजर नहीं आ रहे हैं। बोलते हुए उसने अरुण पर नजर डाली तो अरुण के पास कोई चारा नहीं बचा और वो जाकर एक और टिकट ले आया। सलोनी को झूले में बैठने के बाद जैसे ना जाने कितना आनंद आने लगा। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह खुशी झलक रही थी। अरुण उसे देखकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रहा था। एक के बाद एक 3-4 झूले झूलने के बाद ही सलोनी ने दम लिया। अरुण को भी उसके साथ मजबूरन झूलों में बैठना पड़ा, जो उसे खास पसंद नहीं था, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी थी सलोनी की मुस्कान और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अब बस हुआ सलोनी, अरुण ने कहा तो सलोनी बोले, इतनी जल्दी? मौसम खराब है, घर पहुंचने में देर होगी तो सार्थक परेशान होगा। उसने सलोनी को समझाया तो सलोनी ने बचे हुए झूलों पर नजर डाली और बेमन से बोली, चलो, अभी कुछ दिन रहेगा ना मेला, फिर आ जाएंगे। अरुण ने उसका उदास चेहरा देखकर कहा तो सलोनी को एक आस जाग गई और वो उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, पक्का फिर से लाओगे? हाँ पक्का बाबा, अभी चले? अरुण ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा तो सलोनी बोली, हाँ ठीक है, मैं ना ये वाले झूले भी झूलूंगी फिर से। अचानक से उसके अंदर का बच्चा फिर से जाग गया। सही कहते हैं कि बचपन की कोई उम्र नहीं होती, इंसान के अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहता है, बस निकलता उसी के सामने है जो उसे फिर से जिंदा कर सके। और शायद अरुण का सलोनी के प्रति अपार स्नेह उसे वो प्रेम महसूस करवा रहा था जिसके आगे वो बच्ची बनकर खुलकर अपनी इच्छाएं व्यक्त कर पा रही थी। कुछ कदम चलते ही बारिश की बूंदों ने उन पर अपना अस्तित्व दर्शाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना मौसम खराब हो रहा है, सुनती नहीं है तो बिल्कुल। अरुण उसे देखकर डांटने लगा, लेकिन सलोनी बारिश की बूंदों को अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसे महसूस करने लगी। अरुण कुछ पल उसके चेहरे और हाथों पर पड़ती बारिश की बूंदों को देखने लगा और बस देखता ही रह गया। उसका मन हुआ कि सलोनी की ये इच्छा भी पूरी होने दे, लेकिन आसपास हर तरफ लोगों को भागते देखकर उसने भी वहां से निकलना ही सही समझा। उसने सलोनी का हाथ थामते हुए कहा, यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है सलोनी, हमें दूर जाना है, फिर कभी आएंगे, अभी चल। सलोनी भीगती जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भीग तो अरुण भी रहा था, लेकिन उसे खुद से ज्यादा सलोनी की चिंता थी। सलोनी बोली, थोड़ी देर रुकते हैं ना? सलोनी, अरुण ने कहा ही था कि अचानक से बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। बारिश तेज होती देखकर अरुण बोला, बीमार पड़ जाएगी, चल, कुछ नहीं होगा। सलोनी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और फिर से एक बार हाथों को फैलाकर बारिश में भीगने लगी। उनके आसपास दुकानें भी बंद होने लगी और लोग भी छटने लगे। ये देखकर अरुण ने कसकर सलोनी का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए गाड़ी के पास ले आया। सलोनी भी उसके साथ खिंचती चली गई। अरुण उसे जेब में बैठाते हुए बोला, अकल नाम की चीज नहीं है इस लड़की में। इतनी तेज बारिश होने लगी फिर भी भीगने का शौक नहीं जा रहा। बोलते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरकर उसका पानी छटका और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन सलोनी बस मुस्कुराकर उसे देखती रही। अब क्या देख रही है? अरुण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे देखकर पूछा तो वो बोली, मुझे आज तक किसी ने महल में इतने प्यार से नहीं घुमाया। अरुण के हाथ थम गए और वो उसे देखने लगा। सलोनी बोली, माँ पापा को तो कभी देखा नहीं। सार्थक भाई ने हमेशा हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें उनके बस में भी नहीं थी। अभिजीत आता तो बस काकी की डांट की वजह से और अपने सहेलियों के साथ नखरे करने को ही नहीं मिला। जानते हो आज कैसा लगा मुझे? कैसा? उसकी बातों से भावुक होकर अरुण ने पूछा तो वो बोली, लगा जैसे माँ बाबा होते तो उनके साथ भी ऐसा ही महसूस होता होगा। अरुण बस एक टक उसे देखता रह गया। भीगी हुई सलोनी के भीगे हुए चेहरे पर आंसू की धार उसे अलग नजर आ रही थी। मैं हूं ना, बोलते हुए अरुण ने उसे अपने सीने से लगा लिया
और सलोनी भी आंखें मूंदे उसके सीने से लगी रही। कुछ देर के बाद अरुण ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, चलना चाहिए। सलोनी ने भी खुद को संभाला और फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पुलिस की नाकाबंदी देखकर वो लोग रुक गए। आने के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे नहीं जा सकते, गाड़ी पीछे लो, पुलिस वाले ने कहा तो अरुण ने गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए पूछा, क्या हुआ साहब? पुल पर पानी भरने से रास्ता बंद हो गया है, आगे नहीं जा सकते अभी। उन्होंने बताया तो अरुण परेशान होकर बोला, लेकिन सर, सबको ही लौटना पड़ रहा है। पुलिस वाले ने कहा तो उसने देखा कि वास्तव में सब लोग गाड़ियां मोड़ रहे थे। उसने सलोनी को एक नजर देखा और फिर आसपास का माहौल देखते हुए गाड़ी मोड़ ली। अब क्या करेंगे? सलोनी ने पूछा तो अरुण बोला, देखते हैं कब तक रास्ता खुलता है। लेकिन सार्थक भाई, सलोनी ने कहा तो अरुण गुस्से में बोला, अब याद आ रही है उसकी, जब से बोल रहा था चलते हैं तो झूला झूलना था, बारिश में भीगना था। अच्छी। इतने में सलोनी को छींक आ गई तो अरुण उसे देखते हुए बोला, बस एक इसी की कमी थी। उसने गाड़ी रोकते हुए कुछ लोगों को एक टीले के नीचे देखते हुए पूछा, यहाँ कहीं रुकने की कोई जगह मिलेगी? वो लोग उसे ऐसे देखने लगे मानो वो अजूबा हो। इतनी बारिश में वो खुद बड़ी मुश्किल से सिर छुपा रहे थे, वो तो फिर भी गाड़ी में था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी बारिश में गाड़ी चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि न रास्ता नजर आ रहा था और ना ही पूरी तरह से गाड़ियां। उसने सलोनी की ओर देखा जो ठिठुर रही थी। अब उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। उसने एक कोने में गाड़ी रोकते हुए सलोनी को देखा और बोला, बहुत ठंड लग रही है। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद ठिठुरन और बारिश ने उसे बोलने की हिम्मत में नहीं रखा था। अरुण को आगे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। एक उम्मीद में उसने गाड़ी बढ़ाई तो कुछ घर उसे दिखाई दिए। मदद की उम्मीद में वो वहां भीगते हुए पहुंचा तो घर के मालिक ने उसे देखते हुए कहा, आगे कुछ होटल मिल जाएंगे। उनका आशय साफ था कि एक लड़का और लड़की को वो अपने घर में किसी हालत में भी नहीं रुकने देंगे, चाहे कितनी बरसात क्यों ना हो। अरुण ने उनके बताए अनुसार गाड़ी आगे बढ़ाई तो 2-3 बिल्डिंग नजर आई। रुकने के लिए कमरे की व्यवस्था देखकर उसने सुकून की सांस ली। चल, उसने सलोनी को देखते हुए कहा तो सलोनी बोली, यहाँ रुकेंगे? जब तक पानी नहीं उतरता पुल से तब तक के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अरुण के बोलने पर वो भी उसके पीछे हो ली। मुश्किल से एक कमरा मिल गया तो अरुण मोबाइल निकालते हुए बोला, मैं सार्थक को बता देता हूँ, मेरी बात करवा देना, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। हाँ में भरते हुए सलोनी उसके फोन लगाने का इंतजार करने लगी, पर भारी बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिलने से उनका फोन नहीं लग सका। दूसरी ओर सार्थक परेशान होकर अभिजीत के घर आया तो मालती जी और अभिजीत बैठकर खाना खा रहे थे। क्या हुआ सार्थक, सब ठीक? अभिजीत ने पूछा तो सार्थक परेशान से बोला, सलोनी। क्या हुआ सलोनी को? मालती जी ने चिंता से पूछा तो वो बोला, वो काकी मेले गई थी वो। हे भगवान! मालती जी ने सिर पर हाथ रख लिया और अभिजीत बोला, उधर का तो पुल भर चुका है। हाँ, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। सार्थक ने परेशान होकर कहा तो अभिजीत भी तनाव में आ गया और बोला, अकेले गई है या किसी के साथ गई है? अरुण ले गया था, सार्थक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्योंकि वो अभिजीत से सलोनी के रिश्ते में कोई भी खटास नहीं चाहता था और ना ही सलोनी अरुण की दोस्ती को अभिजीत की नज़र में गलत होने देना चाहता था। फिर ठीक है, वो ख्याल रख लेगा उसका। अभिजीत ने जैसे ही कहा तो सार्थक को सुकून मिल गया, लेकिन मालती जी को जाने को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका नंबर है? अभिजीत ने पूछा तो वो बोला, है तो, लेकिन लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं होगा, फोन करेगा जैसे ही मौका मिलेगा, मुझे भी दे दे, मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि बात हो जाए। अभिजीत बिल्कुल सहज था। उसके दिमाग में दोनों को लेकर कोई शक की बात तक नहीं आई और इसी बात को लेकर सार्थक मन ही मन तसल्ली कर बैठा था। इधर भीगी हुई सलोनी लगातार छींक रही थी। अरुण ने उसके लिए चाय मंगवा ली थी, लेकिन कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं था। पीले बेहतर लगेगा। अरुण ने उसके आगे चाय बढ़ाई तो सलोनी ने कांपते हाथों से चाय का कप थाम लिया। चाय पीने से भी कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि भीगे हुए कपड़े उसे बस ठंडक से भर रहे थे। यहाँ कपड़े भी नहीं मिलेंगे। अरुण परेशान होते हुए बोला तो सलोनी उसे देखकर बोली, परेशान मत हो। अरुण बोला, सब मेरी गलती है, मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरुण खुद को परिस्थिति का जिम्मेदार मान रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
सलोनी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। अरुण ने उसे देखा तो वो कांपते हुए बोली, तुमने बस मुझे खुश करने के लिए ही तो। देख कितनी ठंड लग रही है तुझे, अरुण ने कहा और बोला, रजाई से ढक ले। अरुण, सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। इतने अच्छे क्यों हो तुम? ना जाने क्यों सलोनी खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये सब बातें मत कर, बोलते हुए अरुण उठा और एक टॉवल लेकर उसके गीले बाल पोंछने लगा। सलोनी हर पल उसकी अपने लिए फिक्र देख रही थी। अरुण की भी नजर जैसे ही उसकी नजर से मिली, वो भी उसी मोहपाश में फंस गया। नजर फिसलने लगी और भीगे तन से चिपके हुए कपड़े देखकर उसका गला सूखने लगा। उसने झट से अपनी निगाह हटाकर टॉवल उसे थमाया और बोला, बाल सुखा ले, चीखें बंद हो जाएंगी। भीगे तो तुम भी हो और फिक्र सिर्फ मेरी, सलोनी उसे देखते हुए बोली तो अरुण बोला, सार्थक को बोल दिया था इसलिए मेरी जिम्मेदारी है तू। हाँ, जिम्मेदार तो बहुत हो तुम। बोलते हुए सलोनी ने उसे देखा तो अरुण बोला, मजाक उड़ा रही है मेरा? मैं ऐसा कर सकती हूँ? पूछते हुए सलोनी जोर से हंस पड़ी। उसकी मुस्कान अरुण को फिर से आकर्षित करने लगी। अरुण की नजर एक बार फिर उसके होठों पर ठहर गई। सलोनी की हंसी भी ये देख कर थमने लगी। अरुण उसे एकटक देखते हुए बोला, हंसती रहा कर, तेरी इस एक हंसी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ अपनी। सलोनी की आंखें नम हो गई और वो उसे देखकर बोली, मत करो इतना प्यार मुझसे, लायक नहीं हूं मैं इसके। उसकी आंखों में आंसू देखकर अरुण तड़प उठा और उसके पास आ बैठा। उसके आंसू पोंछते हुए वो बोला, ये मेरे बस में नहीं। सलोनी तुरंत उसके गले लग गई और रोने लगी। अरुण उसे दूर करके बोला, बस यही नहीं पसंद मुझे। उसने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। पहली दफा दोनों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ था जो दोनों के लिए अनपेक्षित था। सलोनी हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन अरुण ने आगे बढ़कर उसकी आंखों को बारी बारी चूम लिया। सलोनी की आंखें बंद हो गई और सांसें गहरी हो चली। अरुण की भावनाओं ने भी जोर पकड़ लिया और उसके ठंड से कांप रहे अधरों पर नजर डालते हुए उसने अपने होठों की छाप उस पर छोड़ दी। सलोनी की आंखें कसकर बंद हो गई और कुछ पल के बाद उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों तक जा पहुंचे। अरुण ने उसे कुछ पल के बाद छोड़ दिया। अचानक से उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सलोनी से नजर चुराकर उठना चाहा, लेकिन सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। दोनों ही कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आज बाहर का मौसम और उनके अंदर का तूफान दोनों ही रुकने वाले नहीं थे और रुके भी नहीं, बिना ये ख्याल किए कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी पलट कर रख देने वाला था। इधर जयपुर में शनाया सिया के कमरे में बैठी सब तरफ का जायजा ले रही थी। सिया भी शनाया को सामान्य देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सिया की आई कमरे में आते हुए बोली, सिया, विराट आया है क्या? सिया बुरी तरह चौंक गई और बोली, इस वक्त? हाँ, बोल रहा है तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरिता जी ने कहा तो सिया की सांस अटक गई। एक तरफ विराट के दिमाग में चल रही मंत्रणाओं की टेंशन तो दूसरी ओर शनाया के विराट को देख लेने की चिंता उसे खाने लगी। तुम्हारे मंगेतर है? शनाया ने उसकी बातों से अंदाजा लगाया तो सिया ने धीरे से सिर हिलाया। तुम जाओ, मिल लो, मैं यही हूँ। शनाया ने उसे आश्वस्त किया। वो नहीं चाहती थी कि सिया उसकी फिक्र में अपने मंगेतर को दरकिनार करे। तुम पक्का यहीं रहोगी ना? सिया ने डरते हुए पूछा तो शनाया ने मुस्कुराकर हामी भरी और बोली, तुम आराम से मिल लो, मेरी चिंता मत करो, मैं तब तक टीवी देखती हूँ। सिया जल्दी से बोली, हाँ, बहुत चैनल्स आते हैं मेरे टीवी पर। सिया ने झट से उसे रिमोट थमाते हुए कहा और तेजी से भागते हुए हॉल में आ गई। विराट वहां कैलाश जी के साथ बैठा हुआ था। सिया उसे कुछ पल देखती ही रह गई। इन दिनों भागम भाग में वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी नजरें विराट को देखने के लिए हमेशा प्यासी रहती थी। लो, सिया भी आ गई, कैलाश जी ने कहा तो विराट की नजरें भी सिया पर गई। घर के कपड़ों में वो हमेशा से बहुत अलग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छी लग रही थी। तुम यहाँ अचानक? सिया ने उससे पूछा तो सरिता जी बोली, इसलिए बोलते हैं क्या उनका ही घर है, कभी भी आ जाए। अब उनके आने पर ऐसे बोलोगे तो आगे से वो आने से पहले 10 बार सोचेंगे। नहीं आंटी, विराट ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, दरअसल मुझे सिया से ही काम था आंटी, इसलिए इससे मैं आप सबको परेशान किया। मैं चाय बनाती हूँ। सरिता जी बोली तो विराट उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं आंटी, प्लीज परेशान मत होइए, मैं डिनर कर चुका हूँ, बस सिया से।
हाँ हाँ करो ना बात। बोलते हुए सरिता जी वहीं खड़ी रही तो विराट खामोशी से सिया को देखने लगा। कैलाश जी सरिता जी को अंदर चलने का इशारा करते रहे, लेकिन सरिता जी कुछ देखे तब ना। आखिर सिया ने खुद ही विराट को देखते हुए कहा, गर्मी बहुत लग रही है, बाहर गार्डन में चले। विराट को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। वो तुरंत हामी भरते हुए बोला, हाँ प्लीज। दोनों को बाहर जाते देख कर सरिता जी बोली, ये दोनों इतनी रात में बाहर क्या बात करने गए हैं? शादी होने वाली है दोनों की, अब तो तुम थोड़ी ठंड रखो। कैलाश जी ने कहा तो सरिता जी बोली, सिया पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो विराट पर ही रख लो। कैलाश जी ने कहा तो सरिता जी बोली, भरोसे से ज्यादा तो चिंता रहती है उस बेचारे की मुझे। कैलाश जी उन्हें देख कर सिर हिलाते हुए रह गए, मानो कुछ नहीं हो सकता उनका। सिया और विराट बाहर टहलते हुए आ गए, लेकिन दोनों के बीच खामोशी थी। ठंडी हवा दोनों के शरीर में एक झुझुड़ी पैदा कर रही थी। वहीं विराट के पास होने का एहसास सिया को खुशनुमा एहसास दे रहा था। काफी देर कुछ ना बोलने के बाद सिया ने ही पहल करते हुए पूछा, कुछ कहना था तुम्हें? हाँ। विराट की तंद्राफा हुई, जो कब से सोच रहा था कि किस तरह सिया से बात शुरू करें। हाँ, वो मैं कहना चाहता था कि विराट शब्दों को जोड़ तोड़ रहा था कि सिया अचानक से उसके सामने आते हुए बोली, बिना सोचे समझे बस कह दो। उसकी बात सुनकर विराट उसे देखता रह गया। रात के अंधेरे में हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। एक अलग ही आकर्षण था उसकी आंखों में इस वक्त जो विराट को बहका रहा था। उसके हवा से उड़ते खुले बाल विराट के चेहरे को छुए जा रहे थे। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके होठों पर जा ठहरी, जो बहुत कोमल दिखाई पड़ रहे थे। बोलो भी। सिया के बोलने पर उसके हिलते हुए होठ उसे दिखाई दिए, लेकिन शब्द कानों तक ना पहुंचे। विराट, उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो विराट अपने होश में आया और बोला, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? सिया ने पूछा तो विराट चौंक गया। वो क्या बात करने आया था उससे? उसे ये बताने कि वो अब सिमरन को अपने पास लाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। और खुद क्या कर रहा था? इस वक्त पल भर में कमजोर पड़कर कैसे वो सिया की ओर खिंचता चला जा रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि, बोलते हुए विराट ने उससे मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके एक सांस में ही बोल गया, मैं मुंबई जा रहा हूँ सिमरन को यहाँ लाने। सिया कुछ देर खामोश रही। विराट उसकी ओर पलटा तो वो अब भी उसे खामोशी से देख रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ बोली नहीं? विराट ने पूछा तो सिया बोली, सिमरन को बता दिया? अभी नहीं। विराट ने नजरें चुराते हुए कहा तो सिया बोली, क्यों? इस बार उसका डर खत्म कर देना चाहता हूँ। विराट ने कहा तो सिया उसे देखने लगी। वो डरती है अपने भाइयों से, उसका सच खुल जाने से, लेकिन इस बार मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हमेशा के लिए वो मेरे पास आ जाएगी। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? सिया ने पूछा तो विराट गहरी सांस लेते हुए बोला, देरी से सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, सिमरन की भी और तुम्हारी भी। सिया एक टक उसे देखती रही तो विराट बोला, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है उसके लिए आई एम सॉरी। विराट के एक एक शब्द उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे मानो ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। नो प्रॉब्लम। सिया ने भरे दिल लेकिन हिम्मत भरी मुस्कान के साथ कहा तो विराट मुस्कुराकर बोला, थैंक यू मेरे इतना साथ देने के लिए। सिया बस उसे देखकर मुस्कुराती रही। मैं चलूं? विराट ने पूछा तो सिया ने उसी मुस्कान के साथ मेन गेट की तरफ इशारा कर दिया। विराट गेट की दिशा में आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद जाने उसे क्या हुआ, उसने सिया की ओर मुड़कर देखा। सिया अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विराट उसे देखकर वापस उसकी ओर आया और सिया के सामने खड़ा हो गया। सिया ने उसे देखते हुए अपनी बाहों को उठाकर उससे पूछना चाहा, क्योंकि बोलने की ताकत अब उसमें नहीं थी, लेकिन बदले में विराट ने उसे गले लगा लिया। सिया के लिए ये एकदम अनपेक्षित था। उसकी सांस अटक कर रह गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तक सब्र बांधे सिया टूटने लगी थी। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी हो सिया। मैं दुआ करूंगा कि तुम जो भी चाहो वो तुम्हें जरूर मिले। बोलते हुए विराट ने कुछ पल उसे थामे रखा और फिर कुछ पल के बाद उसे छोड़ते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही सिया की आंखों में उतरे आंसू धीरे धीरे बहकर उसके गाल पर उतरने लगे। वो वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ विराट, लेकिन मुझे मालूम है कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं।
उधर मुंबई में संजीव चतुर्वेदी बौखलाया सा कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। सब तरफ लोग और मीडिया उसके कारनामों से जगमगा रहे थे और वो बिल्कुल लाचार होकर बैठा था। हाथ से कुछ प्रोजेक्ट्स निकल चुके थे और कुछ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस लड़की ने सब खेल बिगाड़ कर रख दिया, वकील साहब ने कहा तो संजीव चतुर्वेदी बोला, शनाया में इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि वो मेरे खिलाफ जा सके। अगर होती तो वो इतना इंतजार नहीं करती। तो फिर किसी ने पूछा तो संजीव चतुर्वेदी बोला, उस लड़के का पता मालूम चला जिसके साथ शनाया घूमती फिरती थी, वही तस्वीर वाला लड़का। हाँ, वो लड़का न्यूज़ रिपोर्टर है, अभिजीत नाम है उसका। एक ने उसे बताया। अभिजीत? संजीव चतुर्वेदी ने उसका नाम दोहराया और फिर बोला, उसकी तस्वीर ये रही। सारे सबूत सामने रखकर तैयारी से बैठा शख्स बोला, गुड बाय अभिजीत, रेस्ट इन पीस। संजीव चतुर्वेदी ने उसकी तस्वीर देखते हुए कहा और गुस्से में उसकी तस्वीर हाथों में मसल दी। आगे क्या होगा? अरुण और सलोनी अब क्या करेंगे? क्या वो अपना सच सबको बता पाएंगे? क्या सिया का सच जानकर विराट उसे माफ कर पाएगा? संजीव चतुर्वेदी क्या करने वाला है? क्या वेदांत विराट को बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।